अस्सलाम वालेकुम। इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूँ ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से ईरान में मौजूद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान में मौजूद हैं। ईरानी क़यादत से मुलाकात की जाएगी और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी ताकि एक मुआहदा अमरीका और ईरान के दरमियान करवाया जा सके। किस हद तक पाकिस्तानी क़यादत जो है वो कामयाब होती है, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि अमरीका के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। सदर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ईरान चंद दिन में जवाब देता है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद की क्या सूरत हाल बन सकती है, इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे तवानाई सिक्योरिटी के सिलसिले में पाकिस्तान का दोस्त ममालिक के साथ मिलकर गवादर में एनर्जी सिटी बनाने का मंसूबा सामने आया है। ये मंसूबा क्या होगा, इस पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगी और कौन कौन से ममालिक इस मंसूबे का हिस्सा होंगे, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान ने कोशिशें तेज़ कर दी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले से ईरान में मौजूद हैं और मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अब मुआहदे के कितने इम्कानात हैं, इस सारे मामले पर बात करते हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान तो अपनी कोशिशें हर गुजरते दिन के साथ तेज़ कर रहा है, क्या कोई कामयाबी मिलेगी, मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे, कोई मुआहदा हो सकेगा? जी, बहुत शुक्रिया ज़ैनब और इमरान साहब, आपने इनवाइट किया है। देखिए, बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, लेकिन हम इस रोशनी में ज़रूर देखना चाहेंगे कि दोनों ममालिक या दोनों साइडों ने अपना पूरा 40 दिन तक जोर लगा लिया था। और जब ये सीज़ फायर टेम्पररी हुआ था चंद दिन का, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब दोनों की तरफ एक वायबिलिटी नहीं बनती जंग में जाने की, और ख़ास तौर पर क्योंकि इनिशिएटिव अमेरिका के पास था, तो मेरा मानना उस दिन से यही है कि अमेरिका दोबारा जंग शुरू करने की बेशक पोजीशन में हो मिलिटरीली, लेकिन जंग शुरू नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जंग आपने जब भी शुरू करनी होती है, उसके लिए उसको क्लोज भी करना होता है, इसका मतलब है कंक्लूड भी करना होता है। जब आप कंक्लूड करेंगे तो उसमें आपने रिजल्ट दिखाने होते हैं। फिर तो आया 40 दिन तक कोई कसर छोड़ी अमेरिका ने अपने ऑफेंस में, और ईरान ने डिफेंस में तो नहीं छोड़ी। अगर नहीं छोड़ी तो एक न्यू फाउंड रियलिज्म दोनों तरफ तो आ गया था कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। खुदा ना खासा जंग दोबारा शुरू भी हो जाती है तो 10-20 दिन और जारी रहेगी, तो फिर भी हम यहीं खड़े होंगे जहां पे आज जिस रेशो से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ या चैलेंजिंग दोनों की है वो यही होगी। तो मेरा ख्याल है लॉजिकल था कि जंग ना शुरू हो, और मेरा भी यही मानना था उस वक्त से, और अभी तक नहीं हुई। आने वाले वक्तों में भी मेरा ख्याल ये है कि ये नहीं होगी अनलेस ऑप्टिकली प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई जरूरत पड़े, सिर्फ शो ऑफ के सेंस में, जस्ट टू प्रूव कि जी मैंने मीडिया पे कहना है कि ये स्ट्राइक मैंने इसलिए किया और मैंने फलां 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 मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, जिस तरह वो रजीम चेंज कहते हैं कि हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि लॉजिकली नहीं बनता, लेकिन ऑप्टिकली अगर कोई प्रेशर हुआ तो उसको वार्ड ऑफ करने के लिए शायद कुछ हो, लेकिन कंक्लूजन की तरफ ही जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है मोर ऑफ ऑप्टिक्स, दोनों मुल्क चाह रहे हैं कि समथिंग विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री अपने अपने लोगों को दिखा सके कि हम जंग जीत गए हैं, तो उसी तरफ जाएगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। जिससे सब ये फरमाइएगा कि 2-3 बड़ी अहम चीज़ें हैं, एक एक करके मैं आपसे वो जानना चाहूँगा। पहली बात सर ये कि मार्को रूबियो ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों से हम मुसलसल राब्ते में हैं और पाकिस्तान जो है इस सारे अमल में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। अब ऐसे में कि जब कि फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि एक ख़बर ये भी आई फील्ड मार्शल के हवाले से, मोहम्मद मालिक साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे दोस्त, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल साहब ये ईरान ने जब ये चाहा या ख्वाहिश ज़ाहिर की कि फील्ड मार्शल आएँ ताकि बातों चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने कहा कि जी उनकी तरफ से ये पैगाम भेजा गया है कि ठीक है, लेकिन अगर मुश्तबा खामनाई साहब से जो कि सुप्रीम कमांडर हैं, अगर उनसे भी मुलाकात होगी तो फिर वो तशरीफ़ लेके जाएंगे। इस सारे मामले पे आपकी क्या राय है सर? देखिए इमरान साहब, ये जो ऑब्वियसली मीडिया पे आता है वो आमतौर पर इतना चीज़ें डिस्क्लोज तो नहीं की जाती, लेकिन आप मालिक साहब को रेफर कर रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। वो इसलिए लॉजिकली मैं भी सपोर्ट लॉजिकली करूंगा, नॉट थ्रू एविडेंस या कुछ सबूत के बगैर। वो ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब पहले भी होके आए थे और उन्होंने काफ़ी लंबा स्टे किया था निस्बतन। आमतौर पर इस तरह के विजिट शॉर्ट एंड क्रिस्प होते हैं, बातचीत होती है या इधर या उधर फिर हो जाता है, फिर उन्होंने स्टे प्रोलॉन्ग किया था, जिसका मतलब ये है कि एक पॉजिटिविटी या एलिमेंट होप था उस वक्त भी, इसी वजह से आप प्रोलॉन्ग करते हैं, वरना तो आप वापस आ जाते हैं अगर स्टबननेस हो या नो गो आपके आगे मज़ाकरात में लगे कि आगे चल ही नहीं पा रहे।
और अब दोबारा विजिट का तो मतलब ही यही था। आप ये तो नहीं कर सकते ना कि हर महीने के अंदर या हफ्ते में अंदर आप पाकिस्तान की मिलिट्री या पॉलिटिकल लीडरशिप को इनवाइट करें और फिर रिजल्ट ना लिख लें। जाहिर है एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन भी होता है और एक लेवल ऑफ सीनियरिटी भी है। तो जाने का तो मकसद यही है कि बहुत ज्यादा ग्राउंड कवर हो गया होगा और मोडेलिटीज तय हो रही होंगी। और सीज फायर के ऑनवर्ड भी मैं यही कह रहा हूँ, और अभी पिछले सवाल के जवाब में भी मैंने यही अर्ज किया है कि ये मोर ऑफ ऑप्टिक्स है अब कि किस तरफ इसको प्रोजेक्ट किया जाना है कि लेकिन सर जो यहाँ पे एक अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में जो बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान की जंग में 42 जो जंगी त्यारे हैं वो खोए हैं। नुकसान में F-35, F-15 ईंधन त्यारे, निगरानी वाले जहाज और 24 ड्रोन भी शामिल हैं। एक सुपर पावर का एक पाबंदी ज़दा मुल्क से इतना बड़ा नुकसान उठाना, क्या ये वैसे भी आप नहीं समझते कि बिस्तीजी नहीं हो गई? जी, मैं इसकी आजकल सारे टेक्निकल पहलू पर रिसर्च कर रहा हूँ। काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, कंपाइल कर लिया। मैं इंशाल्लाह जल्द एक डॉक्यूमेंट्री पेश करूँगा। उसमें मैं यही कहूँगा कि कैसे ये जहाज़ इतने ज़्यादा तबाह हुए और ईरान ने ख़ास तौर पर क्या टेक्निक की। वो टेक्निकल डिटेल्स तो अभी शायद मैं अभी कंक्लूड ना कर पाऊँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इतनी बड़ी सुपर पावर के लिए ये इतने बड़े ज़्यादा नंबर जहाज़ों का लूज़ करना और मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ टाइप्स के जहाज़ जिनको आप एक तरफ इशारा कर रहे हैं वो लूज़ करना मैटर ऑफ कंसर्न होना भी चाहिए, नंबर 1। और मैटर ऑफ कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि उनके पास 6,500 जहाज़ है, उसमें से 42 जहाज़ बहुत फ्रैक्शन ऑफ नंबर बनते हैं। लेकिन अमेरिका का एक बहुत बड़ा मिथ था, एक बहुत बड़ा जोम था कि सबसे बड़ी एयरफोर्स और नेवी है, उसमें जहाज़ों को लूज करने का मतलब नंबर वाइज लॉस नहीं होता, वो मिथ का लॉस होता है, वो इंप्रेशन का लॉस होता है, वो इनविंसिबल और इनवर्नरेबल जो अपने आप को ये कहते आए थे उसका लॉस होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि जब इस तरह का नुकसान होता है तो जो वॉर प्लानर्स होते हैं, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, जो अमेरिकन मिलिट्री प्लानर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन ऐड हो जाता है आपकी प्लानिंग के अंदर। यानी आपको झिझक आ जाती है कि मैं ये प्लान करूं, क्योंकि जब आप एयर डोमिनेंस की कंडीशंस में ऑपरेशंस प्लान करते हैं तो आपका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होता है। आपको पता होता है कि मेरी मर्जी है, मेरी ईरान की एयर स्पेस पर डोमिनेंस है, ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई मुझे चैलेंज कर सकता है, खतरा तो दूर की बात है। तो जब इस तरह के ऑपरेशंस आप प्लान करते हैं इस एयर डोमिनेंस में, इस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस से, तो आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी होती है और बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली आप सैचुरेट कर देते हैं। लेकिन जब आप इस तरह नुकसान उठाना शुरू करते हैं तो जैसे मैंने अर्ज किया कि एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन आ जाता है, जो जाहिर है कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, फिर आप एहतियात करते हैं। जंगी जहाज भी तबाह किए गए, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिर ये भी आ रहा है कि उन्होंने अपने फौजी अखराजात भी अमेरिका ने बढ़ा दिए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कहा है कि ईरान तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से अपनी जंगी कुव्वत जो है वो बढ़ा रहा है और 6 माह के अंदर अपनी जंगी कुव्वत जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा लेगा। तो क्या लगता है आपको फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था कि 90% से ज़ायद हमने दिफाई सनत ईरान की तबाह कर दी है, वो तो झूठा साबित होता दिखाई दे रहा है? देखिए, जब जंग शुरू हुई थी तो वेरी नेक्स्ट डे मैं बहुत सारे चैनल्स पर था और आपके चैनल्स पर भी मैंने कई दफ़ा बात की होगी कि जब ये जंग अनफोल्ड हुई थी तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका ने ये जंग जीत कर दिखानी थी। मेजरेबल जो वॉर ऑब्जेक्टिव है वो साबित करने थे कि हमने हासिल कर लिए हैं, और ईरान ने कुछ नहीं करना था जीतने के लिए, उसने सिर्फ सस्टेन करना था, इसका मतलब सर्वाइव करना था। तो ईरान ने तो सर्वाइव करना है। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव इस वक्त जो बातें की जा रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, कोई पेंटागन के सोर्सेज को कोट करके कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका का जो स्टॉक पाइल है वो 40 to 45% डिप्लीट हुआ है, और ईरान के बारे में भी 50-55-60% कहा जा रहा है कि डिप्लीट हुआ है। लेकिन मेरा इस पे एनालिसिस ये है कि ईरान का 60% डिप्लीट होना वर्सेस 40-45% अमेरिका का डिप्लीट होना कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका ज्यादा घाटे में है क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। अमेरिका के असला स्टॉक पाइल का कम होने का मतलब ये है कि वो लेवल ऑफ रेडीनेस कॉम्प्रोमाइज हो गया, लेवल ऑफ थ्रेट कॉम्प्रोमाइज हो गया और पोस्टरिंग कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्योंकि अमेरिका ने पोस्टरिंग सिर्फ अपने लिए नहीं करनी होती, ग्लोबल प्रेजेंस है, उन्होंने कई मुल्कों में आपको पता है अपनी मिलिट्री प्रेजेंस रखी हुई है, इजराइल की हर शरारत को सपोर्ट करते हैं, आपने यूक्रेन में देखा वो सपोर्ट करते हैं, ताइवान के मामले में डेटरेंस रखते हैं चाइना को। तो डेटरेंस आप सिर्फ टेलीविजन चैनल्स पर बैठने से तो नहीं आती, उन वेपन से आती है जो आपने स्टॉक पाइल रखा होता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो आई थिंक जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, ईरान ने सिर्फ सस्टेन किया है, जो कि जबरदस्त उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली किया, दुनिया को नहीं समझ रही थी कितने दिन सस्टेन करेगा, वो कर लिया। तो इसी वजह से तो एक न्यू फाउंड उनको एक लीवरेज मिला है बारगेन का। तो आने वाले वक्त बताएंगे कि कहां कहां कन्वर्ज कर सकते हैं, लेकिन मिलिटरीली अमेरिका मेरा नहीं ख्याल वो हासिल कर सका है जो तवक्को थी उससे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि रूस भी अब कहते हैं जी मैदान में आ गया, उसने खुफिया हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे दी है।
तो क्या ये समझा जा सकता है कि अब अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया, चाहे वो शो ऑफ के लिए किया, तो फिर रूस भी इसमें कूद सकता है? नहीं, अब मेरा नहीं ख्याल कि रूस इतनी जल्दी जंप इन करेगा। ना चीन ने किया, ना रूस ने किया। जो वो कर रहे हैं आई थिंक वही करते रहेंगे। ये टैसिट अप्रूवल भी देंगे, कॉन्सेंट भी देंगे, जहां जहां सपोर्ट हो सकती है सिलेक्टिवली वो भी देंगे, जहां जहां इंटेलिजेंस या सर्वेलेंस की इंफॉर्मेशन देंगे, सैटेलाइट की इनपुट दे सकते हैं, जो वो दे रहे होंगे वही कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल वो जंप इन करेंगे इसके अंदर, और जाहिर है लॉजिकली बनता भी नहीं है, क्योंकि ये सुपर पावर किसी के लिए नहीं लड़ती हैं। बुनियादी तौर पर उन्होंने अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है कि वो कहाँ तक एक दूसरे को अकोमोडेट कर पाती हैं और कहाँ तक नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रूस और चीन इस वक्त जाएंगे कि आपस में अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं जस्ट इन जंप। वो अभी तक नहीं किया, तो बड़ी लेस लाइकली है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि बरतानवी खबर एजेंसी जो है रॉयटर्स, बड़ी मुस्तनद एजेंसी दुनिया में समझी जाती है, उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने बाहमी दफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब में 8,000 फौजी, जंगी तैयारों का एक स्क्वाड्रन और एक फ़ज़ाई दफाई निज़ाम तैनात कर दिया है। सऊदी अरब इसके हवाले से अभी तक खामोश है, जबकि पाकिस्तानी ज़राए मुबैना तौर पर इसकी तरदीद कर रहे हैं। आप ज़रा बताएं सर, हक़ाइक़ हैं क्या वाकई ऐसा है? नहीं, बड़ा मैं केयरफुल बताता हूँ, क्योंकि फिर वो आपके बड़े बड़े पोस्टर्स ऐसे छप जाते हैं कि जैसे मैंने ही हमला कराने का ऑर्डर करना है। तो मैं दिस इज ऑन द लाइटर नोट, मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो पब्लिक में है वही हमें पता है। सिर्फ हम एनालाइज जरूर कर सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा एग्रीमेंट ईरान के खिलाफ नहीं था। जब ये एग्रीमेंट हुआ था तो आपको याद है कि कतर पर हमला इजराइल ने किया था, तो उसके नतीजे में एक फॉल आउट हुआ था और जाहिर है कन्वर्जेंस हुई थी हमारी, और हमारा पहले भी रहा है। और आपके व्यूअर जो यंग होंगे उनको याद करा दूं कि 79 में सऊदी अरब में रहमान अल शरीफैन पर कुछ दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया था और पाकिस्तानी कमांडोज गए थे और उन्होंने जाकर एलिमिनेट किया था कई दिन की एफर्ट के बाद, क्योंकि वो छुप गए थे रहमान अल शरीफैन के टनल्स में और छुपे रस्तों के कॉरिडोर्स में। तो वो हमने क्लीन अप ऑपरेशन पाकिस्तान ने किया था। उस वक्त हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था। तो हम एज ए इन द लाइन ऑफ हमारी रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड इमोशनल अटैचमेंट जो सऊदी अरब के साथ वो करते हैं। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं ज़हीर बाबर सिद्दू साहब, वो आजकल तुर्किया के दौरे पे हैं। उन्होंने तुर्क एयरफोर्स हेडक्वार्टर का भी बड़ा अहम दौरा किया। क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान को तुर्किया से क्या मिल रहा है? ज़रा ये तो खुशखबरी सुनाएं सर। मैं खुशखबरी सुनाते यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं बहुत डरता हूँ, फिर बहुत बड़े वो चल जाता है और फिर मुझे अंडू कराना पड़ता है थंबनेल को जो लिखा जाता है कुछ चैनल्स की तरफ से। तो वो नहीं, ऐसा कोई ऐसा सब्सटेंशियल तो अभी ना तो पाक फिजाइया ने डिस्क्लोज किया है कि कहाँ है, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि तुर्की आज का नहीं है। मैंने 2003-4 में एक वॉर कोर्स किया था इस्तांबुल में। टर्की वो लैंग्वेज भी उनकी सीखनी पड़ी थी मुझे, तो मैं वहाँ उनसे जब बात करता था, तुर्की 22 साल पहले भी मुझे कहते थे कि आप लोग दोस्त नहीं हैं, आप लोग भाई हैं। तो मैं आपको वो इमोशंस कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि तुर्की ने आज तक हमारे पे ट्रस्ट भी किया है, खासतौर पर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन, किलर ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन में हमारी बड़ी हेल्प की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर हुआ है कि हम अब ग्रो कर गए हैं, हमने सब्सटेंशिएट बहुत कर लिया है उसी स्ट्रेंथ को। अब हम बहुत ज़्यादा इंडिजिनियसली खुद बना रहे हैं, ड्रोन्स भी बना रहे हैं, इंजन तक खुद बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें बहुत सारे मुल्क हमसे लेना भी चाहते हैं। बिल्कुल, हम काफ़ी हद तक ग्रो कर चुके हैं। मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। हम तुर्किया की बात कर रहे थे, फिर हम चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। बांग्लादेश के हवाले से भी खबर आई है कि उन्होंने अपना सिविल सर्वेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है भारत से मुंतकिल करके पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है आपको, बांग्लादेश की खारजा पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है क्या? इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हसीना वाजिद का 16 साल का जो टेन्योर था, वो बांग्लादेशी हमारे जो भाई हैं उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उनका अटमोस्ट इंडिया की तरफ टिल्ट था, अपनी नेशनल इंटेग्रिटी पर कॉम्प्रोमाइज करके इंडिया की तरफ टिल्ट था। हमने कभी बांग्लादेश को इस तरह नहीं देखा कि वो अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज करके हमारी तरफ आ जाए। उनकी एक नेशनल इंटेग्रिटी है, उनकी पहचान है। मैं खुद भी बांग्लादेश गया हुआ हूँ और सर्विस के दौरान भी गया था, और मेरा मानना ये था कि वहाँ के आम लोग इंडिया की डोमिनेंस को नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन हसीना वाजिद थी 16 साल तक। तो अब तो एक लॉजिकल अलाइनमेंट हो रही है। हमने कोई ये नहीं किया कि हमने अपने आप को इंडिया के खिलाफ पिच किया है। हमने तो सिर्फ ये रियलाइज कराया अपने बांग्लादेशी भाइयों को कि आपकी अपनी अना है, आपकी सॉवरेनिटी है, आपने आज़ादी हासिल की थी, चाहे हमसे ही की थी, लेकिन उसके लिए पर्पस था पीछे। और पर्पस का मतलब ये था कि आपकी अना और आपकी जो ईगो है उस पर कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वो बाद में कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो अब हमने एक नेचुरल चॉइस बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इन मुल्कों की,
और ये एक लॉजिकल डेवलपमेंट है जो हम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा एक वैक्यूम जो डेवलप किया था इंडिया की वजह से, वो हमने अब ऑक्यूपाई किया है। तो अच्छा। उसकी कोई दुनिया को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो बांग्लादेश से कोई कोलैबोरेशन है वो किसी मुल्क के खिलाफ है, लेकिन इंडिया पूरी कोशिश करता रहा था कि बांग्लादेश से जो हो तो वो एंटी पाकिस्तान स्टैंस लेकर उनको सपोर्ट करे, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी और बायलैटरल टाइज के दौरान भी। अच्छा जस्टिस साहब, ये फरमाइएगा कि पाक चीन जो दोस्ती है उसकी प्लैटिनम जुबली तो शुरू हो गई है। अब कल वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े अहम दौरे पे चीन रवाना हो रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि $5 अरब के मुख्तलिफ जो हैं वो MOUs भी वहाँ पे साइन होंगे। आप इस मौके पे जो इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है, इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो हमेशा से स्ट्रेटेजिक हमारा रहा है उनके साथ लाइंस, आज का नहीं है। चाइना के साथ हमारा 60s से रहा है, जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद से चीन बहुत करीब रहा है। ख़ास तौर पर आपने देखा कि 1971 के मिड में हेनरी किसिंजर यहाँ आए थे। उस वक्त अमेरिका और चीन का ना कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि चीन को तो एक एस्टेब्लिश किस्म की रिकग्निशन भी नहीं थी एज ए ग्लोबल प्लेयर, और जाहिर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में था। तो हेनरी किसिंजर यहाँ से दौरे के दौरान खबर आई थी कि वो बीमार होकर मरी चले गए हैं, लेकिन वो मरी नहीं गए थे, एक्चुअली बीजिंग गए थे। वो पहला कनेक्शन था। उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन आए, उन्होंने दौरा किया, बड़ा वार्म वेलकम। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन उस वक्त भी थी। उस वक्त वहाँ के वजीर आजम चू एन लाई ने उनको रिसीव किया था, माओ तुंग भी हयात थे, उन्होंने अपने पैलेस में रिसीव किया था उनको, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। तो उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करें, रोनाल्ड रेगन भी गए, बाद में जॉर्ज बुश भी गए, फिर ओबामा गए 2007 में, वो बहुत ज़्यादा उनका अनप्रेसिडेंटेड सक्सेसफुल टूर था। तो ये मैं हिस्ट्री से इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हमने तो पाकिस्तान ने अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी किया। फिर 1965 की जब जंग हुई थी 65 की, तो उस वक्त अमेरिका ने हमारे तमाम स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए थे। उस वक्त हमारे पास सारे एयरफोर्स के पास अमेरिकन फाइटर जेट्स थे, बॉम्बर्स थे, वो बंद कर दिया था। फिर एक साल बाद ही चीन ने हमें F6 जहाज दिया था, फाइटर जहाज था वो, और हमने उसमें 100 से ज़्यादा मॉडिफिकेशन खुद भी की और चाइना से भी करवाई। मैंने भी उस जहाज पर तकरीबन 1000 घंटे फ्लाइंग की। तो हमें पता था कि किस हालत में वो जहाज हमें मिले थे, क्योंकि उस वक्त चाइना का वेस्ट का एक्सपोजर नहीं था। हम क्योंकि अमेरिकन जहाज उड़ा रहे थे, हमारे पायलट्स उस वक्त, तो हमने उनको इनपुट दी कि मॉडर्न जहाज कैसा होता है और कैसी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। तो रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद आपने देखा जी F-17 थंडर भी हमने उनके साथ किया, J-10C अभी जंग में हिस्सा हुआ, PL-15 इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद HQ-9B हमने जो मिसाइल उनसे लिए हैं, उनसे हमने हिंदुस्तान का एक जहाज मारा है। तो आई थिंक बड़ा हमारा प्राउड रिकॉर्ड है हमारा, और बहुत ज़्यादा चाइना ने हमारी हेल्प भी किया, क्योंकि अब इकोनॉमिक सुपर पावर तो अब बना है। हम तो चाइना को उस वक्त से कनेक्टेड हैं जब वो सुपर पावर भी नहीं था, बल्कि इस तरह दुनिया में ग्लोबल रेलेवेंस भी नहीं समझता था उसकी थी। बिल्कुल 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 दुरुस्त बात। बहुत शुक्रिया आपका एयर कमोडोर रिटायर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। अभी वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या अमेरिका और ईरान पाकिस्तान की सालसी में हतमी अमन मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर हैं, और इस ईरानी दौरे के दौरान ईरानी क़यादत को कायल करने के हवाले से क्या इक़दामात किए जाएंगे और किस हद तक पाकिस्तान कामयाब होता दिखाई दे रहा है। हमारे मेहमान साजिद तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं, बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप तज्ज़ियाकार हैं। साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी ईरान के दौरे पर हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस दौरे को? देखिए, पाकिस्तान का किरदार जो है, बल्कि इस वक्त ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा अमेरिका, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान, हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पूरे यूनाइटेड नेशन का रोल अदा कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो एक वाहिद कंट्री है जिसने अभी तक तीसरी आलमी जंग को रोक के रखा हुआ है, वो दैट इज पाकिस्तान। रिमार्केबल एफर्ट्स, और दुनिया अप्रिशिएट भी आज कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप बल्कि दूसरे दुनिया के सारे जो सरबराहीन हैं वो सारे पाकिस्तान की इस कोशिश को मुसलसल सराह रहे हैं इस वक्त। लेकिन आज के मैं चंद जरीदे आपके सामने, जो मैं आज का आपके शो में आने से पहले तैयारी कर रहा था, तो अल जजीरा ने मार्को रूबियो ने अल जजीरा को उन्होंने कोट किया है कि थोड़ी हिलचुल हुई है, अ लिटिल बिट मूवमेंट। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो कह रहा है कि ईरान और ओमान आपस में आबनाए हरमूज की पेमेंट सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। CNN ने आज खामोशी इख्तियार की है। BBC कहता है कि अकॉर्डिंग टू द वजारत खारजा ऑफ पाकिस्तान, हम ना तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं फील्ड मार्शल साहब के दौरे के हवाले से। गार्डियन और टेलीग्राफ भी आज इस पे खामोश हैं। दर हकीकत इस वक्त जो दोनों तरफ से 4 शराइतें आ चुकी हैं,
उनके ऊपर अब बात होगी। कुछ लोग यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद हज की वजह से इसको डिले किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद दोनों तरफ से, एक तो ट्रस्ट फैक्टर है, दोनों तरफ से कहते हैं जी टाइम बाय किया जा रहा है, शायद तैयारी मौजूद नहीं थी। खलीजी ममालिक के ऊपर जो डोम सिस्टम है उसको बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ से ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो अपना दोबारा असला जो है, असले का वो रशिया और चाइना से वो जो चीजें जब बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन जिस तरह आपने जॉय साहब एक सवाल यहाँ पे ये है कि अब जबकि फील्ड मार्शल खुद वहाँ पे मौजूद हैं ईरान में, और मार्को रूबियो ने मीडिया से जो बात की उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और पाकिस्तान इसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या इस मुआहदे का ऐलान पाकिस्तान करेगा या खुद प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे? क्योंकि राइटर्स ने यह भी खबर दी है कि अमेरिका की मुशावरत से कतरी एक जो वफ्द है वो भी ईरान पहुंच गया, मुज़ाकराती वफ्द। तो इस सारी पूरी सूरत हाल का अहाता आप किस तरह से करेंगे? मेरे जो यहाँ पे इस वक्त क्या सराहियाँ हो रही हैं इमरान साहब, वो ये है कि फील्ड मार्शल साहब ने, अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू ना होती, अगर इसमें मोहसिन नकवी साहब उनको कन्विंस ना कर पाते, तो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने जाना ही नहीं था। बल्कि आपने देखा होगा कि उन्होंने इसको डिले किया है। तो मेरे ख्याल में कतरी वफद का वहां पे जाना, हमारे फील्ड मार्शल साहब का वहां पे जाना, ये मुस्बत इसके आउटकम है। तो मेरे ख्याल में सारी चीजों को, और कतर ने अगले दिन बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दी है कि इन दोनों पार्टियों को वक्त दरकार है। और देखिए, वाकई मैं ये कहता हूं, जंगें शुरू करना आसान होती हैं, उनको निपटाना जो है वो टाइम लगता है। और दूसरा, देखा आपने, ईरान एक मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ उनका अपना स्टाइल है टू अपनी मुशावरत का। और फिर एक और बात है कि सियासी और अस्करी क़यादत जो है उनके दरमियान एक फासला भी मौजूद है। जॉय साहब गुजारिश ये है कि यहाँ तो हम वाकफा निहाल जो हैं वो उनका ये कहना है कि फील्ड मार्शल की जो मुलाकात सुप्रीम कमांडर के साथ है, सुप्रीम लीडर के साथ है, मुज्तबा हामनाई साहब के साथ, तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट तय हो चुकी हैं। लेकिन फील्ड मार्शल साहब उनके मुंह से ये सुन के, उनके साथ सारे मामला तय करके तो फिर यह मामला आगे बढ़ाना चाहते हैं। साजिद तारड़ साहब, मेरा सवाल भी लेते जाए, इमरान साहब से रिलेटेड ही है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि मुआहदा हो जाएगा और काफ़ी हद तक चीज़ें सेटलमेंट की तरफ जा रही हैं, इस किस्म की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर जो टोल लगाया गया है ईरान की जानिब से, और क्योंकि मार्को रूबियो की जानिब से कहा जा रहा है कि ये अगर हो रहा है तो इसके साथ मुआहदा नहीं आगे जाके चल सकता, तो क्या लगता है ये टोल सिस्टम जो ईरान की जानिब से नाफिज किया गया है, ये फिर आगे जाके मसला नहीं बनेगा मुज़ाकराती अमल में? एब्सोल्युटली। बल्कि मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, जो खलीज फारस अथॉरिटी उन्होंने बनाई है उसके ऊपर भी एतराज़ात मौजूद हैं। और ना सिर्फ अगर यहाँ पे इस टोल को एक्सेप्ट किया जाए, तो दुनिया के अंदर दूसरे जो 6 हरमूज हैं, सिंगापुर के करीब है, उसके बाद पनामा जो कनाल है, फिर नहर सुएज है, उसके बाद फिलिपीन के बाद फिर तो एक प्रेसिडेंट बनेगा। और दुनिया में जब फ्रेट बढ़ेगा, फ्रेट की जाहिर अल्टीमेटली फिर हम सब ने उसको पे करना है, तो एक नया तूफान जो आएगा, क्या इज इट एक्सेप्टेबल? और दूसरा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी वो पहले मौजूद है, जिसको ईरान जो एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसको अमेरिका ने भी साइन नहीं किया। इस वक्त जो ईरान है वो एक्सेप्ट करता है 1974 का जिनेवा कन्वेंशन। लेकिन मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक नया पंडोरा खुलेगा अगर खलीज फारस के ऊपर, आबनाए हरमूज के ऊपर अगर टोल लगता है, तो मेरे ख्याल में वो भी एक ब्रेकिंग पॉइंट होगा। इस वक्त जो चीजें क्लैरिफाई करने वाली हैं, जो एक कल स्टेटमेंट आई है जिसके बारे में अभी कंफ्यूजन मौजूद है कि शायद जो रहबर हैं उन्होंने कहा है कि हम इनरिच यूरेनियम नहीं देंगे, इसको आज डाइजेस्ट किया जा रहा है अमेरिका के अंदर। मेरे ख्याल में ये ब्रेकिंग पॉइंट है जो अगले 30 दिनों के अंदर जिनको सेटल किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो खुशाइंद बात है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब का तेहरान जाना, मैं समझता हूं सबसे बड़ी खुशाइंद बात यह है। और वो कन्विंस कर पाएंगे। इस वक्त देखें 4 ममालिक जो हैं, बल्कि 4 ममालिक तो अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, पहले रियाज, तेहरान और वाशिंगटन डीसी और बीजिंग,
तीनों को उनके ऊपर कॉन्फिडेंस है फील्ड मार्शल पर, और उनकी नेगोशिएशन स्किल्स जो है इस वक्त इस सेकंड टू नन। तो मेरे ख्याल में आई एम वेरी होपफुल कि हमारे फील्ड मार्शल साहब वहां से अच्छी खबर की अनाउंसमेंट करेंगे, और अगले 30 दिन जो है वो इस्लामाबाद में टेबल सजेगा और ये सेरा मेरे वतन अजीज के सर पे ही लगे। यानी आप समझते हैं कि जो फील्ड मार्शल हैं उनकी सुप्रीम लीडर के साथ जो मुलाकात है आज इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगी? एब्सोल्युटली, मैं समझता हूं मोहसिन नकवी साहब ने काफी चीजें सेटल कर दी हैं। उन्होंने बार बार अपने दौरे को एक्सटेंड किया, फिर वापस आए, फौरन वापस गए। ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। अगर इसमें से पॉजिटिविटी ना निकलती तो फील्ड मार्शल साहब ने जाना ही नहीं था। इस वक्त उनका वहां पे जाना और मुसलसल इन टच रहना प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के साथ बिल्कुल काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि कोई मुआहदा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्टिल खदशात भी मौजूद हैं। जिस तरह से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहे थे कि वहाँ पे टोल सिस्टम, और फिर उसके अलावा ये जो खबरें ये भी आ रही हैं कि मंजूमद असासे जो ईरान के बहाल करने के हवाले से ईरान ने बात की अमरीका से। अब क्या लगता है आपको, सदर ट्रंप तो अभी कोई इस किस्म की बात नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि पहले मुआहदा हो फिर ही कुछ होगा। तो क्या लगता है जो रिस्ट्रिक्शंस असासों पर लगाई हुई हैं उस अगर सदर ट्रंप नरमी नहीं दिखाएंगे तो फिर किस तरह से मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे? क्या ईरानी क़यादत को कायल किया जा सकेगा? जो सब अमेरिका ने जो 25 अरब डॉलर जो हैं वो रिलीज़ करने की जो पेशकश की है, क्या ईरान इस पे मुतमिन हो जाएगा या थोड़े से पैसे अमेरिका भी बढ़ा देगा? देखिए, इसमें ईरान जो है वो भी हक बजानब है। देखें कि पहले भी जब भी ये वादे किए जाते हैं, एग्रीमेंट तोड़ दिए जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल गाजा की आपके सामने है। लेबनान की जंग बंदी का एग्रीमेंट मौजूद है लेकिन वहां पे फायरिंग जारी है। तो वो मेरे ख्याल में एक जो ट्रस्ट फैक्टर है दोनों तरफ से, और बार बार ईरान की तरफ से इसरार किया जा रहा है कि मुकम्मल जंग बंदी की जाए, उसको पीरियड्स के साथ कंटीजेंट ना रखा जाए। ईरान इस वक्त समझता है कि हम अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में चले जाएं, जिस तरह पिछली दफा इन्होंने बराक ओबामा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको एग्रीमेंट था उसको इन्होंने खत्म कर दिया। ये ना हो कि हम इनके साथ हर चीज सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़े और ये बाद में माइंड चेंज कर लें। तो दोनों तरफ से एक ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है, लेकिन मेरे ख्याल में, और दूसरी तरफ अमेरिका ये समझता है कि हम अगर इनके असासे रिलीज करते हैं तो पिछली दफा जो बराक ओबामा ने जो कैश दी थी वो फौरन हिजबुल्लाह, हमास और हुतीज के पास चली गई थी, प्रॉक्सीज के पास चली गई थी। तो इसका मैकेनिज्म जो है मेरे ख्याल में हमारे फील्ड मार्शल साहब और दूसरे ममालिक जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, जिसमें टर्की मौजूद है, कतर है, कतर का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है नेगोशिएशन का, चीज़ों को रिजॉल्व करने का। तो मेरे ख्याल में जो कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई और टर्की का ऑन बोर्ड होना, और फिर ये ममालिक गारंटी देंगे, चाइना इन्वॉल्व होगा, ये सारे मिलके गारंटी देंगे ईरान की और फिर दूसरी तरफ से अमेरिका की। तो मेरे ख्याल में अब मामला बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल, एतमाद का फुकदान भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी ताकि ईरान अमेरिका के दरमियान किसी मुआहदा जो है कामयाब बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें सारे मामले पर बता रहे थे। नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे बिजली के बिलों पर QR कोड क्यों लगाया जा रहा है, सार्फिन इसका इस्तेमाल कैसे करें, इस पर बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट पर एनर्जी सिटी बनाने का मंसूबा जो है उस पर शुरू कर दिया है। इस मकसद के लिए तेल पैदा करने वाले ममालिक को स्ट्रेटेजिक ऑयल ज़खायर कायम करने की दावत दी जाएगी। ये मंसूबा क्या है, इस सारे मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मुआशियात, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या मंसूबा है, इस मंसूबे के हवाले से हमारे साथ अपनी डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर प्रॉब्लम आया है, गवादर के अंदर 2-3 बड़े इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो वहाँ पोर्ट के ऊपर चार्जेस 25% कम किए गए हैं। उसके अलावा वेल्डिंग का और दूसरी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जा रहा है। और यहाँ से ईरान के रास्ते हम ईस्टर्न कॉरिडोर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी खबर है कि अब गवादर जो पहले काफ़ी अरसे से किसी ताकुल का शिकार था, अब एकदम से एक लाइमलाइट में आएगा और उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत इस वक्त रोशन है। अब ये जो हमने दावत दी है कि यहाँ आप अपने ज़खायर के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, ये इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी और बहुत सा स्ट्रेटेजिक जो ज़खायर हैं वो एक ऐसी जगह मुंतकिल होंगे जहाँ से आसानी के साथ फिर वो भेजे जा सकेंगे दूसरी जगह।
तो गल्फ वॉर में जो भी एक बड़ा मसला हुआ, उसके सामने ये हकीकत भी आई कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी, जियो स्ट्रेटेजिक, उसको अब एक मौका मिला है कि वो पूरी दुनिया को दिखा सके कि हम ना सिर्फ एक बहुत सेफ कंट्री हैं, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो हमारी कारकर्दगी है वो बेहतरीन है और दो बड़ी ताकतें जो है। डॉक्टर साहब, इसको बहुत बड़ी खुशखबरी करार दिया जा रहा है कि सऊदी अरब और कुवैत दोनों ममालिक अपने ऑयल रिजर्व अगर यहाँ हमारे पास रखेंगे तो देखें पाकिस्तान का तो मसला वैसे ही इससे काफ़ी हद तक हल नहीं हो जाएगा। जी, बहुत हद तक, बल्कि ये भी मैं आपको खबर देता चलूँ कि इस वक्त बड़ी संजीदगी से ये बात हो रही है कि 8-10 जो बड़े मुस्लिम ममालिक हैं उनकी एक कन्फेडरेशन बनाई जाए ऐसी कि जहाँ उनके डिफेंस पैक्ट हो सके और वो एक दूसरे की हिफाजत के जिम्मेदार हो सकें। और इसमें कतर भी और सऊदी अरेबिया और इसके अलावा आप इजिप्ट भी और तुर्किया भी और खुद ईरान और पाकिस्तान भी शामिल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनने वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि अब देख लिया है उन्होंने कि हिफाजत उनकी जो है वो मुस्लिम ममालिक ही कर सकते हैं, बाहर से आकर दूसरे ममालिक नहीं कर सकते हैं। तो ये गल्फ स्टेट्स ने भी एक बहुत बड़ा लेसन लर्न किया है, सवाई यूएई के जिनके मामला ज़रा सऊदी अरेबिया से कुछ तल्लुकात कशीदा होने की वजह से मुख्तलिफ है, मगर सारी दूसरी जो गल्फ की रियासतें हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हमें इस तरफ ही देखना होगा और पाकिस्तान इसमें कलीदी रोल अदा करेगा। जाहिर है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर होने के साथ साथ उसकी लोकेशन ऐसी है कि जहां से ये बहुत बड़ी ट्रेड जो है हो सके। डॉक्टर साहब, कुवैत और अबू धाबी के बाद सऊदी अरब का एक जहाज जो है वो भी ग्वादर पोर्ट पे लंगर अंदाज हो चुका है। पोर्ट सराय के मुताबिक दमाम जाने वाला ये जो जहाज़ है ग्वादर पोर्ट पे माल उतारेगा और जो हमारे वफाकी वज़ीर बहरी अमूर हैं जुनेद अनवर चौधरी, उनका कहना है कि जहाज़ पर ट्रांसशिपमेंट मशीनरी, आलात और स्टील का सामान लदा हुआ है। इस पेशरफ्त को सर आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वाकई हमारी बंदरगाहें खित्ते की तजारत का मरकज़ बनने वाली हैं? जी, पिछले प्रोग्राम में मैंने अर्ज़ किया था कि आप देखेंगे कि 2026 का जो लेटर पार्ट होगा उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ी माशी ताकत के तौर पर भी उभरेगा और इसको बहुत से मौके बाहर से हासिल होंगे। अभी वज़ीर आज़म मोहतरम कल तशरीफ़ ले जा रहे हैं चाइना, इसकी भी आप देखेंगे कि पहली दफ़ा बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज आपके सामने आएंगे। मगर जो हालात पैदा हुए हैं इस वक्त गल्फ में, उसके नतीजे में कराची, पोर्ट कासम और ग्वादर तीनों को बहुत ज़बरदस्त मौके मिलने वाले हैं। और पाकिस्तान जो कि एक ग्वादर पे एक बहुत बड़े एयरपोर्ट भी रखता है, जो मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अब बहुत सी पैरिशेबल चीज़ें भी यहाँ से री एक्सपोर्ट हो सकेगी जो ग्वादर पे लैंड करें और तिजारती हब बनने जा रहा है ग्वादर पोर्ट, जो सारी खबरें हमें मिल रही हैं। अच्छा, इकरामुल हक साहब, इस बारे में बताइएगा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से अप्रैल में मजीद $10 करोड़ तेल की सहूलत मिली, जिसके बाद रवा माली साल के पहले 10 महीनों में मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी मिली है। सऊदीया की जानिब से ये ऑयल फैसिलिटी पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? जाहिर है पाकिस्तान को इस एनर्जी क्राइसिस में जहाँ तेल की कीमत $100 से भी अबव कॉस्ट कर रही है, घर पहुंचकर इतनी बड़ी फैसिलिटी मिल जाना डेफर्ड एक बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारी मईशत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और आप देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान के जहाज़ भी आ रहे हैं, जो किल्लत का यहाँ पे लोग ख्याल कर रहे थे कि लाइनों में लगेंगे, तेल ख़त्म हो जाएगा। हमें तो स्टेट ऑफ हॉर्मस में भी चाइना ने हमारे जहाज़ जो है वो गुजरने दिए हैं और चाइना के और पाकिस्तान के कुछ जहाज़ों को ही सिर्फ जाने दिया गया है। तो ये एक डिप्लोमेसी में भी बहुत बड़ी कामयाबी है और इसको ज़ाहिर है अमेरिका ने तो अपोज नहीं करना था, मगर ईरान ने भी हमें इस नज़र से देखा है कि एक दोस्त ममालिक के तौर पर हम उनके सामने पूरे एक ब्लॉक भी पेश कर रहे हैं। अभी आज ही आपको पता चला होगा कि हमारे चीफ और हमारे फील्ड मार्शल वहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं और अब बहुत करीब है कि हम दोबारा से उनकी नेगोशिएशंस को भी रिकैंडल कर सके। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान की हैसियत जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में सामने आई है। डॉक्टर साहब, हमें अगर ये हालात ठीक हो जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि हमें ईरान से भी सस्ता तेल मिलेगा और यहाँ कीमतें कम होंगी कुछ तेल की? जी, बहुत अभी तक ईरान से पाबंदियाँ उठ चुकी हैं। आप उनसे तेल ले सकते हैं। इंडिया ने 7 साल बाद
ईरान से पहले बहुत ज़बरदस्त तेल खरीदने का फैसला किया है। हम जो स्मगलिंग बढ़ा रहे हैं इसकी बजाय अगर थोड़ा सा हम इसको फॉर्मलाइज कर दें तो हमारे तो आगे तेल ईरानियन आ रहा है, मगर अगर ये तरीके से आ जाए तो बहुत ही सस्ता मुल्क में तेल हो जाएगा और वहाँ रोड की कॉस्ट भी हमें बहुत ही कम पड़ेगी। तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी, बल्कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस एग्रीमेंट के बाद बिल्कुल ईरान के ऊपर ऐसी पाबंदियां नहीं रहेंगी। अभी भी इसलिए वेव की गई हैं, अमेरिका ने खुद ही इसको वेव किया है कि जो तवानाई का बहरान पैदा हुआ है वो ख़त्म हो। और इस वक्त रूस और ईरान अपना तेल बेच रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका होगा। हमारे तो उससे जो लैंड रूट के जरिए बड़ी ट्रेड हम कर सकते हैं यहाँ से फिर सेंट्रल एशिया और यूरोप तक। डॉक्टर साहब, ये जो बिजली के बिलों पे QR कोड का मामला ज़ेर बहस है, ये QR कोड होगा क्या, इसकी अहमियत क्या होगी और सार्फिन को इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, मसला ये है कि अगर आप पेमेंट को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं और बीच में जो बहुत ज़्यादा आपको पता है ये जो करप्शन होती है और जिसे हम अक्सर लाइन लॉसेस कहकर ख़त्म कर देते हैं, उसके मामला तो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। और अगर हम ऐसा पेमेंट का सिलसिला कर दें कि बिजली आप तभी इस्तेमाल करें जब आप पहले से उसकी आप पेमेंट करें, इसके जो मीटर्स हमने लगाने का फैसला किया था स्मार्ट मीटर्स, वो तो नहीं हो सका क्योंकि शायद उसकी कॉस्ट जो थी उस पर कोई समझौता नहीं हो सका। मगर अब चूंकि हम ये डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो ये हमारी हेडेक नहीं रहेगी। मैं कई बार कह चुका और लिख चुका हूँ कि रियासत को फौरी तौर पर बिजली पैदा करने के निज़ाम और उसकी तसीस से निकलना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि पहले आप पूरी मुल्क से बिजली खरीदे और फिर उसको 800-900 बिलियन लॉस पे बेचे। हुकूमतों का काम ये कारोबार करना नहीं होता, सारी दुनिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम, इसकी तसील, इसका पैदा करना प्राइवेट सेक्टर में होता है। बल्कि ये अच्छा वहाँ टैक्स लें और जहाँ जहाँ भी हमारी हाइड्रो अब आगे आनी चाहिए और हमारी जो इस वक्त आपको पता है सोलर, तो हमें क्या जरूरत है कि हम बिला वजह इससे फर्टिलाइजर से और इतनी भारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के हवाले से भी हुकूमत को इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि आवाम के मसाइल कम किए जा सके। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इकरामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पर हमें बता रहे थे। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।